नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DSK हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के लेकर हम जो क्विक रिवीजन सीरीज चला रखी है, यानी जो भी विद्यार्थी शुल्क देकर या बड़े बड़े किसी संस्थान में ऑफलाइन या ऑनलाइन महंगा कोर्स खरीदकर जो छात्र कोर्स नहीं कर सकता है और वह चाहता है कि मैं कम टाइम में कोर्स करूं और बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करूं, तो उन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए यह क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आप सभी का अच्छा रेस्पॉन्स था। काफ़ी समय से यह सीरीज मैंने बंद कर दी थी, लेकिन कई साथियों के व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज आए कि सर हम आपकी इस मैटर की वजह से तैयारी कर रहे हैं, आपका मैटर हमारी काफ़ी मदद कर रहा है और आप हमें रेगुलर कंप्लीट कोर्स करवाओ। तो साथियों, आप सभी ने अगर पुराने क्विक रिवीजन सीरीज नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास क्विक रिवीजन। उसमें हम क्या है, कंप्लीट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कंप्लीट क्लास नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं और पॉइंट टू पॉइंट, जिससे क्या है आप सभी अपने नोट्स स्वयं के बना सकते हो, वो भी बगैर शुल्क के, यानी कोई शुल्क दिए बिना भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो साथियों, मौर्य काल कौन सा चैप्टर चल रहा था अपना, मौर्य काल, और मौर्य काल को लेकर हम अपनी एक क्लास कर चुके हैं और उस क्लास में हमने बात की मौर्य कौन है और मौर्य की जानकारी के स्रोतों के बारे में, जिसमें हमने अध्ययन किया अर्थशास्त्र का, जिसमें हमने अध्ययन किया इंडिका का, जिसमें हमने सामान्य जानकारी की मुद्रा राक्षस के बारे में, और लास्ट में हमने देखा राजतरंगिणी को। राजतरंगिणी के बाद हमने बौद्ध ग्रंथों के बारे में बात की, यानी मौर्यों की जानकारी के स्रोतों के बारे में। तो कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ हैं जिससे मौर्यों की जानकारी मिलती है, कौन कौन से जैन ग्रंथ हैं, कौन कौन से तिब्बती ग्रंथ हैं व कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी हमने अभी तक क्या है, पिछली क्लास में मौर्यों की जानकारी के स्रोतों के बारे में अध्ययन किया है। आज की इस क्लास से हम मौर्य काल के एक एक शासक को लेकर बात करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं किससे, चंद्रगुप्त मौर्य से। किसके, चंद्रगुप्त मौर्य से। साथियों, आपसे एक बार पुनः मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहाँ से क्लास कंप्लीट करें। और यह क्लास उन साथियों के लिए भी उपयोगी है जो रिवीजन करना चाहते हैं, यानी जिनको कोई भी बुक्स पढ़ रहे हो, कोई भी बुक्स समझ नहीं आ रही हो, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो वह क्या है, यूट्यूब पर DSK हिस्ट्री सर्च करें और वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं और 1 की स्पीड से या 2 की स्पीड से चलाकर वीडियो को कंप्लीट सुनने का काम करें। क्योंकि साथ ही जो मेरी आवाज़ आपके कानों में गूंजेगी और आपकी स्क्रीन पर नोट्स चल रहे होंगे, अगर आपने इसको 2 से 3 बार वीडियो को देख लिया तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे हमको फिल्म याद हो जाती है कि कौन सी जगह पर कौन से हीरो ने क्या बोला था और कौन सा सीन था, ऐसे ही आपको इतिहास आपके मस्तिष्क में घर कर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सीरीज से रेगुलर जुड़े रहेंगे और आप सभी को जो भी प्रॉब्लम हो या जो भी इस क्लास से संबंधित कोई भी परेशानी हो या कोई भी अच्छाई हो, आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू दिया करेंगे, जिससे कि मैं अपने जो भी कंटेंट है मेरे पास, मैं उसमें रेगुलर सुधार कर सकूं और आप सभी के लिए बहुत अच्छा मैटर लेकर आ सकूं। तो साथियों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य से। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक किसे माना जाता है तो आपको आंसर देना होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद एक एक पॉइंट को लेकर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐसा शासक था जिसने भारत को विदेशी दासता से मुक्त करवाया। उसके बाद नेक्स्ट, यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो, जस्टिन व मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहकर संबोधित किया है, जबकि प्लूटार्क व एरियन ने चंद्रगुप्त को यानी चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहकर संबोधित किया है, एंड्रोकोटस। आपको ध्यान रखना है कि सेंड्रोकोटस के नाम से किन्हें जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। यह किसने कहा था, स्ट्रैबो, जस्टिन व मेगास्थनीज के द्वारा। जबकि एंड्रोकोटस के नाम से भी किसे जाना जाता है, आपको आंसर देना होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। और इन्हें एंड्रोकोटस किसने कहकर पुकारा था, किसने संबोधित किया था इस नाम से, तो प्लूटार्क व एरियन के द्वारा। साथियों, आपको ध्यान रखना है, सेंड्रोकोटस व एंड्रोकोटस के नाम से भी किस शासक को जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को।
उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है कि फिलाकार्स ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा है। आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से किसे जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम फरवरी 1793 में विलियम जोन्स ने इन समस्त नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। यानी इन समस्त नामों की पहचान किसके रूप में की है, चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। किसने, विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पॉलीब्रोथा का समीकरण पाटलिपुत्र के रूप में किया है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पॉलीब्रोथा का समीकरण पाटलिपुत्र के रूप में किसके द्वारा किया गया, तो आपको आंसर देना है विलियम जोन्स के द्वारा। उसके बाद आपको 3-4 नोट ध्यान रखने होंगे। पहला नोट ध्यान रखना होगा कि बौद्ध ग्रंथ महावंश व परिशिष्ट पर्वन के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी बताया। यानी बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, महावंश व परिशिष्ट पर्वन, इनके अनुसार क्या है, कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सकल जम्बू द्वीप का स्वामी बताया। क्या किया, कौटिल्य के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ का स्वामी बताया, सकल जम्बू द्वीप का स्वामी बताया। उसके बाद आपको दूसरा नोट ध्यान रखना होगा कि परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य जनपद की मुखिया का दोहिता तथा क्षत्रिय बताया था। उसके बाद आपको अगला नोट ध्यान रखना है कि बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में चंद्रगुप्त को नरेंद्र कुल संभव अर्थात राजवंश से संबंधित बताया है। यानी बौद्ध ग्रंथ कौन सा, महाबोधि वंश, इसमें क्या है, चंद्रगुप्त को यानी चंद्रगुप्त मौर्य को नरेंद्र कुल संभवम अर्थात यानी राजवंश से संबंधित बताया है। किसमें, महाबोधि वंश नामक ग्रंथ में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि यूनानी इतिहासकार जस्टिन व स्ट्रैबो के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण उत्तरी भारत को रौंद डाला। यानी यूनानी इतिहासकार थे कौन, जस्टिन व स्ट्रैबो। इनके अनुसार क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम नेपाल यानी खस, नेपाल का कौन सा क्षेत्र, खस नामक क्षेत्र। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम नेपाल व उसके बाद पंजाब की विजय की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम कौन सा क्षेत्र जीता, खस नामक क्षेत्र, जो कि कहाँ पर स्थित है, नेपाल में। उसके बाद कौन सी विजय की, पंजाब विजय की। उसके बाद बात करते हैं सेल्यूकस के साथ संघर्ष। तो सेल्यूकस के साथ संघर्ष कब हुआ था, 305 ईस्वी में। इसकी जगह का कोई आज तक पता नहीं, यानी कहाँ पर हुआ है यह संघर्ष, तो आपको आंसर देना होगा अज्ञात। यूनान में सिकंदर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी संघर्ष में सेल्यूकस विजयी रहा, जिसने निकेटर अर्थात विजेता की उपाधि धारण की। यानी यूनान में क्या है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर की मृत्यु के बाद क्या है, उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। और इस उत्तराधिकारी संघर्ष में क्या है, सेल्यूकस विजयी रहा था और इसने कौन से, निकेटर अर्थात विजेता की उपाधि धारण की। उसके बाद आपको नोट के रूप में ध्यान रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी महावंश से प्राप्त होती है, जहां उसे मौर्य वंश के मुखिया का पुत्र बताया गया है तथा चाणक्य द्वारा उसे एक शिकारी के माध्यम से 1000 कारसापण में खरीदकर 8 वर्षों तक तक्षशिला में उसे अपने साथ समस्त विधाओं में निपुण बनाया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, महावंश से। और इस महावंश में क्या बताया है, मौर्य वंश के मुखिया का पुत्र बताया गया है तथा बताया गया है कि चाणक्य द्वारा एक शिकारी के माध्यम से किसे खरीदा था, 1000 कारसापण के रूप में, किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। और इसको 8 वर्ष तक क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में ज्ञान दिलवाया। यानी 8 वर्षों तक तक्षशिला में उसे समस्त विद्याओं में निपुण बनाया। किसके द्वारा, कौटिल्य के द्वारा, यानी चाणक्य के द्वारा। उसके बाद आपको ध्यान रखनी होगी कि जो सेल्यूकस के साथ संघर्ष हुआ था, इसका युद्ध का वर्णन कौन कौन करता है, एपियानस, स्ट्रैबो व प्लूटार्क। उसके बाद ध्यान रखना होगा, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या है, पराजित किया था। अतः दोनों के मध्य एक संधि हुई थी जिसकी निम्न शर्तें थी। यानी सेल्यूकस के साथ जो चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ था, कब हुआ था, 305 ईस्वी में। और इसमें क्या होता है,
सेल्यूकस निकेटर पराजित हो जाता है। वह चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के मध्य क्या एक संधि होती है और संधि की कुछ शर्तें रखी जाती हैं। इस संधि की कुछ निम्न शर्तें आपको ध्यान रखनी होंगी। तो कौन कौन सी शर्तें थी संधि की? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री कार्नेलिया, यानी जिसे किस नाम से जानते हैं, हेलेना, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। किस संधि के तहत? जो संधि हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य इस युद्ध में हारने के पश्चात। तो सेल्यूकस क्या करता है, अपनी पुत्री यानी अपनी छोरी का विवाह किससे कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। इस विवाह का विवरण एपियानस व स्ट्रेबो ने दिया है, जबकि स्मिथ प्रथम यूरोपीय इतिहासकार थे जिन्होंने इस विवाह का विवरण दिया। यानी आपको ध्यान रखना होगा कि इस विवाह का विवरण किसके द्वारा दिया गया? एपियानस व स्ट्रेबो ने दिया था, जबकि स्मिथ क्या है, प्रथम यूरोपीय इतिहासकार थे जिन्होंने इस विवाह का विवरण दिया था। तो आपको एक शर्त ध्यान रखनी होगी कि सेल्यूकस ने क्या है, अपनी छोरी यानी कार्नेलिया या एलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, इस संधि की शर्त के तहत। उसके बाद देखते हैं दूसरी शर्त को लेकर। दूसरी शर्त आपको ध्यान रखनी होगी कि सेल्यूकस ने अपने निम्न 4 प्रांत दहेज में दिए, यानी अपनी लड़की का विवाह किससे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। और इस संधि के तहत क्या है, निम्न 4 प्रांत दहेज में दिए। तो चारों प्रांतों के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। काबुल यानी पेरोपेनिसिडियाई, दूसरा कांदार यानी अराकोसिया, तीसरा बलूचिस्तान यानी जेड्रोसिया, चौथा कौन सा था? हेरात यानी एरिया। आपको ध्यान रखना होगा 4 कौन कौन से प्रांत दहेज में दिए, किसके द्वारा? सेल्यूकस के द्वारा। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो आपको आंसर देना होगा काबुल, कांदार, बलूचिस्तान व हेरात, यानी पेरोपेनिसिडियाई, अराकोसिया, जेड्रोसिया व एरिया। इसी के साथ भारत की वैज्ञानिक सीमा हिंदुकुश पर्वत तक स्थापित हो गई थी, जिसे यूनानियों ने पेरोपेनेसिस कहकर संबोधित किया। भारतीय इतिहासकारों ने इसे क्या कहा था? इसे क्राकेसस कहकर संबोधित किया। यानी जब यह 4 प्रांत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए गए, तो इसी के साथ भारत की वैज्ञानिक सीमा कहाँ तक स्थापित हो गई थी? हिंदुकुश पर्वत तक। और जिसे यूनानियों ने क्या कहकर संबोधित किया? पेरोपेनेसिस। और वही भारतीय इतिहासकारों के द्वारा इस सीमा को क्या कहकर संबोधित किया गया? आपको आंसर देना होगा क्राकेसस। उसके बाद एक नोट ध्यान रखना होगा कि विसेंट स्मिथ के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार हिंदुकुश पर्वत तक कर दिया। इस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त करने हेतु 15वीं व 16वीं शताब्दी में मुगल तथा 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक अंग्रेज प्रयासरत रहे, लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर सके। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक कर दिया? हिंदुकुश पर्वत तक कर दिया था। उसके बाद आपको एक नोट ध्यान रखना है, असम यानी कामरूप। आपको ध्यान रखना है जो असम था यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। कई बार आपसे प्रश्न देकर पूछा जाता है निम्न में से कौन कौन से मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, यानी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा थे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि असम क्या है, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। उसके बाद देखते हैं शादी की तीसरी शर्त। यानी एक शर्त तो ये थी कि सेल्यूकस ने अपनी छोरी कार्नेलिया का विवाह कैसे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। दूसरी शर्त हमने देखी कि सेल्यूकस ने अपने कौन कौन से प्रांत दे दिए? 4 प्रांत दहेज में दिए। किसे? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से प्रांत थे? काबुल, कांदार, बलूचिस्तान व हेरात। अब तीसरी शर्त कौन कौन सी थी? यानी इस संधि के तहत तीसरी शर्त आपको ध्यान रखनी होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 हाथी दिए। क्योंकि आपसे यह प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य जो संधि हुई थी, उनमें से निम्न में से कौन कौन सी संधि की शर्त शामिल है या नहीं है। कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको चारों ध्यान रखने होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या है, सेल्यूकस को उपहार स्वरूप कितने हाथी दिए गए? 500 हाथी दिए। चौथी ध्यान रखनी होगी, सेल्यूकस ने अपने राजदूत के रूप में मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। तो सेल्यूकस ने क्या है, अपना एक राजदूत भेजा था कहाँ पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कौन सा? मेगास्थनीज। उसके बाद बात करें नोट को लेकर, एक नोट आपको ध्यान रखना होगा कि भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर तथा बद्रीनाथ मुखोपाध्याय ने इस विवाह को संधि की शर्त नहीं माना है। इस विवाह को भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। उसके बाद एक नोट ध्यान रखना होगा अगला
कि प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी ने सिकंदर व चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट की तुलना सांगा तथा बाबर को भारत आमंत्रित करने के साथ की है। उसके बाद आपको अगला नोट ध्यान रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के मध्य संपन्न हुई यह संधि भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संधि मानी जाती है। उसके बाद आपको अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम विदेशी राजदूत माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम विदेशी राजदूत कौन था, तो आपको आंसर देना है मेगास्थनीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के प्रांतपाल कौन थे, पुष्यगुप्त वैश्य। आपको ध्यान रखना होगा कि पुष्यगुप्त वैश्य किसके प्रांतपाल थे, सौराष्ट्र के, और किसके, चंद्रगुप्त मौर्य के। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने सौराष्ट्र के प्रांतपाल पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर एक झील का निर्माण करवाया। कौन सी, सुदर्शन झील। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पुष्यगुप्त वैश्य को आदेश देकर एक झील बनवाई। कौन सी, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील क्या है, मौर्य काल में सिंचाई का प्रमुख साधन था। और इसी सुदर्शन झील को लेकर आपसे 2022 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया था। बात करें सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील के बारे में बात करने से पहले आपको एक पॉइंट और ध्यान और रखना होगा कि मौर्य काल में सिंचाई का अन्य स्रोत क्या, मंडल कूप यानी घेरीदार कुएं व रिंग वेल्स थे। उसके बाद बात करें सुदर्शन झील को लेकर, तो सुदर्शन झील की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था वह हमें कहाँ से मिला है, गिरनार, गुजरात से। उर्जियत पहाड़ी के समीप स्वर्ण सिकता व पलासनी नदियों के संगम पर स्थित है। यानी सुदर्शन झील कहाँ पर स्थित है, तो स्वर्ण सिकता व पलासनी नदियों के संगम पर स्थित है। किस पहाड़ी के समीप, उर्जियत पहाड़ी के समीप। आपको तो सीधा ध्यान रखना होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतपाल यानी गवर्नर, चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। आपसे स्कूल व्याख्याता 2022 में प्रश्न पूछा गया था सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण को लेकर कि रुद्रदामन के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किसके नेतृत्व में, किसकी देखरेख में करवाया। आपको ध्यान रखना होगा कि 3 व्यक्तियों के द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया। यानी शासक, एक तरफ मैंने क्या है, प्रांतपालों के नाम लिख रखे हैं। तो अशोक के द्वारा किसकी देखरेख में, यानी किस प्रांतपाल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया, यवनराज तुषास्य के द्वारा। शासक था रुद्रदामन। रुद्रदामन ने अपने प्रांतपाल सुविशाख के नेतृत्व में क्या है, इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा, स्कंदगुप्त के प्रांतपाल पर्णदत्त व चक्रपालित के नेतृत्व में क्या है, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, जिसमें पर्णदत्त तो क्या पिता थे, चक्रपालित आपको ध्यान रखना है पुत्र थे। उसके बाद बात करें मौर्यकालीन शासकों को लेकर, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा मौर्यकालीन शासक कौन से धर्म को फॉलो करता था और कौन से मौर्यकाल के शासक का कौन सा प्रधानमंत्री था। आपको ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य था, यह किस धर्म से संबंधित था, जैन धर्म। जैन धर्म में भी आपको ध्यान रखना होगा दिगंबर जैन। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम आपको सीधा सीधा ध्यान रखना होगा, क्या था, चाणक्य। बात करें दूसरे शासक को लेकर तो बिंदुसार। बिंदुसार किस धर्म से संबंधित था, आजीवक धर्म से संबंधित था। और इसके प्रधानमंत्री कौन कौन से हुए थे, चाणक्य रहा था कुछ समय तक और कुछ समय तक रहा था राधागुप्त। तो बिंदुसार के प्रधानमंत्री के नाम रूप में आपको 2 नाम ध्यान रखने होंगे, चाणक्य व राधागुप्त। उसके बाद बात करते हैं तीसरे शासक के बारे में। तीसरा शासक था अशोक। अशोक कौन से धर्म से संबंधित था, तो शैव धर्म व बौद्ध धर्म से प्रभावित था। और इसके अशोक के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, राधागुप्त। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विजय को लेकर। तो इसका उल्लेख, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विजय का उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख व अशोक के सोपार अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विजय की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, एक तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, एक अशोक के सोपारा अभिलेख से हमें क्या है जानकारी मिलती है, किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी विजय की। हालांकि स्वयं अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की इस विजय का उल्लेख नहीं किया है, यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने
पश्चिमी भारत यानी सौराष्ट्र को जीतकर पुष्यमित्र वैश्य को वहाँ का प्रांतपाल नियुक्त किया तथा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है, पश्चिमी भारत को जीता और वहाँ पर अपना प्रांतपाल यानी अपना गवर्नर किसे नियुक्त किया, पुष्यमित्र वैश्य को। और इसी पुष्यमित्र वैश्य को एक आदेश दिया कि आप एक झील का निर्माण करवाएं। यानी इसी गवर्नर को एक आदेश देकर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का क्या है, निर्माण करवाया गया। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर कि चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी भारत विजय के बारे में बात करेंगे। किस पॉइंट के बारे में बात करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी भारत विजय के बारे में। तो इस चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत विजय का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है, श्रवणबेलगोला व शिकारपुर यानी उत्तरी मैसूर से प्राप्त अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिणी भारत विजय का। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि परिशिष्ट पर्वन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर अपने गुरु जैन भद्रबाहु के साथ 12,000 समर्थकों के साथ कहाँ चले गए, दक्षिणी भारत चले गए। यानी दक्षिणी भारत के कहाँ पर स्थित है, श्रवणबेलगोला में चले गए थे। यानी सीधा सीधा पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि परिशिष्ट पर्वन ऐसा उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है, अपने अंतिम समय में किस धर्म से प्रभावित हुए, जैन धर्म से। और उन्होंने अपना गुरु किसे बनाया था, जैन मुनि भद्रबाहु को। और इसी जैन मुनि भद्रबाहु के साथ अपने 12,000 समर्थकों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ चले गए थे, श्रवणबेलगोला। और श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी भारत में स्थित है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में कहाँ पर चले गए, दक्षिण भारत स्थित श्रवणबेलगोला चले गए। तथा श्रवणबेलगोला में स्थित चंद्रगिर नामक पहाड़ी पर संलेखना पद्धति के द्वारा देह त्यागी। यानी श्रवणबेलगोला में जब चंद्रगुप्त मौर्य चले गए तो कौन सी पहाड़ी पर गए, चंद्रगिर नामक पहाड़ी पर। और इसी पहाड़ी पर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा संलेखना पद्धति के द्वारा अपनी क्या है, देह का त्याग किया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर चंद्रबस्ती नामक एक मंदिर का भी निर्माण करवाया। कहाँ पर, श्रवणबेलगोला में। उसके बाद आपको दो नोट ध्यान रखने होंगे कि महास्थान व सहोगरा यानी महास्थान व सहोगरा के ताम्रपत्रों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल से निपटने हेतु अनाज भंडार करवाया। यानी अनाज का क्या, अनाज भंडारण करवाया। अतः रासायनिक व्यवस्था अपनाने वाला भारत का प्रथम शासक माना जाता है। किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को। साथियों आपको ध्यान रखना होगा कि महास्थान व सहोगरा के ताम्रपत्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अकाल से निपटने हेतु क्या करवाया, अनाज का भंडारण करवाया। तो इसलिए आपको पता होगा कि रासायनिक व्यवस्था अपनाने वाला भारत का प्रथम शासक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। उसके बाद आपको दूसरा नोट ध्यान रखना है कि 317 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम यूनानी सेनानायक यानी क्षत्रप यूडेमेस को पराजित कर पंजाब व सिंध के क्षेत्र पूर्णतः यूनानियों से छीन लिए। यानी ये पॉइंट हमसे रह गया था, तो इसको हम नोट के रूप में ध्यान रखेंगे कि 317 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम यूनानी सेनानायक यूडेमस को पराजित कर पंजाब व सिंध के क्षेत्र पूर्णतः यूनानियों से छीन लिए। तो साथियों हमने बात की किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो अगली पॉइंट की बात करेंगे बिंदुसार को लेकर। अगला शासक कौन सा रहेगा, बिंदुसार। तो बिंदुसार में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो बिंदुसार का कार्यकाल 298 ईस्वी से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। यानी 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व तक कौन रहे थे, बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, क्योंकि बिंदुसार से लेकर भी कई बार प्रश्न अच्छे परीक्षा में पूछे जा चुके हो, आपसे भी पूछे जा सकते हैं। तो बिंदुसार के बारे में आपको पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि बिंदुसार को भारत का प्रथम सीजेरियन शासक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता का नाम क्या था, दुर्धरा था। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि भविष्य पुराण के अनुसार बिंदुसार को हेलेना का पुत्र बताया गया, परंतु यह प्रमाणिक नहीं है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा बिंदुसार के बारे में कि बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या बारीसार यानी अन्य पुराणों में कहा गया है। यानी बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है, भद्रसार या बारीसार।
तो वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। व अन्य पुराणों में से क्या कहा गया है? बारिसार कहा गया है। जबकि कन्नड़ जैन ग्रंथ राजा बलि कथा में उसे सिंहसेन कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बिंदुसार को वायु पुराण में क्या कहा गया है? भद्रसार। और जैन ग्रंथ यानी कन्नड़ जैन ग्रंथ किसमें? राजा बलि कथा में क्या कहा गया है? सिंहसेन। किसे? बिंदुसार को। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा बिंदुसार के बारे में कि यूनानी इतिहासकारों स्ट्रैबो ने अलित्रोकेटस जबकि एथेनिस ने उसे अमित्रोकेटस, यानी इसका अर्थ क्या होता है? इसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात अर्थात शत्रुओं को खा जाने वाला होता है। किसका? अमित्रोकेटस का अर्थ। तो एथेनियस ने उसे क्या कहा गया है? अमित्रोकेटस कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना होगा अमित्रोकेटस के नाम से किस मौर्य शासक को जानते हैं? बिंदुसार को। और पंतजलि के महाभाष्य में इसे अमित्रघात कहा गया है, यानी अमित्र घात। तो अमित्रोकेटस व अमित्रघात यह किसकी उपाधि है? बिंदुसार की। तो इनको लेकर एक बार तो प्रश्न, एक बार क्या 3-4 बार प्रश्न पूछा गया नेट JRF जैसी बड़ी परीक्षा में भी। सीधा सीधा 4 शासक दे दिए जाएंगे और चारों की उपाधियों को लेकर आपसे प्रश्न मिलाने को लेकर पूछा जा सकता है। तो उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखना होगा कि अन्य यूनानी इतिहासकार अमित्रघात कहकर संबोधित करते हैं किसे? बिंदुसार को। उसके बाद ध्यान रखना होगा कि तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ के अनुसार बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से दक्षिण भारत के 16 प्रदेशों को जीता तथा मौर्य साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण भारत तक कर दिया। यानी एक तिब्बती इतिहासकार थे, उनका क्या नाम था? लामा तारनाथ। तो लामा तारनाथ के अनुसार क्या है? बिंदुसार ने चाणक्य की सहायता से क्या किया? दक्षिण भारत के 16 प्रदेशों को जीता तथा मौर्य साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण भारत तक कर दिया। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के रूप में हम बात करेंगे बिंदुसार की पत्नियों के बारे में। तो बिंदुसार की कई पत्नियों के नाम मिलते हैं। तो पहला आपको ध्यान रखना होगा चारुमित्रा। चारुमित्रा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम किस नाम से जानते हैं? सुसीम के नाम से। दूसरी पत्नी के नाम में हमें नाम मिलता है धम्मा, यानी धर्मा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? शब्द्रांगी या बनदेवी या जनपद कल्याणी के नाम से। इसी धम्मा या धर्मा के द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके कौन कौन से नाम थे? अशोक व तिस्य। कौन सा? अशोक व तिस्य। धर्मा के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की मां धम्मा थी जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी तथा आजीवक संप्रदाय की अनुयायी थी। यानी धम्मा के बारे में बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है कि अशोक की मां का नाम क्या था? धम्मा, जो कि कौन थी? एक ब्राह्मण परिवार की पुत्री थी तथा आजीवक संप्रदाय की अनुयायी थी। उसके बाद आपको बिंदुसार की तीसरी पत्नी का नाम ध्यान रखना होगा। तीसरी पत्नी के रूप में उसका क्या नाम मिलता है? नूर। नूर से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसे हम किस नाम से जानते हैं? श्यामक के नाम से। तो बिंदुसार के बारे में हमने बात की पत्नियों को लेकर। तो पत्नियों में ध्यान रखना होगा चारुमित्रा। चारुमित्रा का पुत्र कौन था? सुसीम। धम्मा, धम्मा से कौन कौन से पुत्र उत्पन्न हुए? अशोक व तिस्य। उसके बाद बात की तीसरी पत्नी को लेकर नूर। नूर से कौन सा पुत्र उत्पन्न हुआ? श्यामक। साथियों, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार के 16 पत्नियां थीं, 101 पुत्र थे व 64 पुत्रियां थीं। तो बात की हमने जहाँ पर उन पत्नियों के बारे में और पुत्रों के बारे में जो इम्पोर्टेंट थे। तो बौद्ध ग्रंथ क्या मानते हैं महावंश कि बिंदुसार के 16 पत्नियां थीं, 101 पुत्र थे व 64 पुत्रियां थीं। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को तक्षशिला का प्रांतपाल नियुक्त किया तथा अशोक को उसने उज्जैन यानी विदिशा का प्रांतपाल नियुक्त किया। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? दिव्यावदान नामक ग्रंथ में। यानी दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार ने क्या है? अपने सबसे बड़े पुत्र सुसीम को तो कहाँ का प्रांतपाल नियुक्त किया? तक्षशिला का। जबकि अशोक को कहाँ का प्रांतपाल नियुक्त किया? उज्जैन या विदिशा का। बात करें नेक्स्ट पॉइंट को लेकर तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार ने यूनानी राजा एंटिओकस प्रथम को एक पत्र लिखकर 3 चीज़ों की मांग की। यानी स्ट्रैबो क्या एक विवरण देते हैं। स्ट्रैबो बताते हैं कि बिंदुसार ने यूनानी राजा थे एंटिओकस प्रथम,
इनको क्या है, एक पत्र लिखा और उनसे क्या है 3 चीज़ों की डिमांड की, यानी 3 चीज़ों की मांग की। बात करें कौन कौन सी 3 चीज़ें मांगी, तो पहले नंबर पर मांगी मीठी शराब यानी अंगूर की शराब, दूसरी सूखे मेवे यानी अंजीर की मांग की थी, तीसरी दार्शनिक यानी जिसे हम सेफिस्ट के नाम से जानते हैं। तो बिंदुसार ने एक यूनानी राजा एंटियोकस प्रथम से 3 चीज़ें मांगी, मीठी शराब, सूखे मेवे व दार्शनिक। एंटियोकस ने प्रथम 2 चीज़ें तो भेज दी, परंतु दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। क्योंकि उनके अनुसार यूनानी परंपरा में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता था। तो आपको ध्यान रखने होंगे ये 4-5 पॉइंट जो हाईलाइट हो रहे हैं, यह तो आपको बिल्कुल अपने नोट्स में भी हाईलाइट करनी है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आपको पता है जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है और मेरी नज़र में आ गया तो मैंने उसे क्या है हाईलाइट कर दिया है। तो आपको भी अपने नोट्स में इन नोट्स को क्या है हाईलाइट करने होंगे, इन लाइनों को हाईलाइट करना होगा। तो बात की हमने स्ट्रैबो के अनुसार क्या है, बिंदुसार ने एक यूनानी राजा थे एंटियोकस प्रथम, उनसे क्या है 3 चीज़ें मांगी थी। कौन सी? मीठी शराब, सूखे मेवे व दार्शनिक। तो एंटियोकस प्रथम ने क्या है मीठी शराब भेज दी, सूखे मेवे भेज दिए, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी परंपरा में क्या है दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं होता है। अतः एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत डायमेकस की नियुक्ति की। किसके स्थान पर? मेगास्थनीज के स्थान पर। यानी मेगास्थनीज के स्थान पर कौन सा एक राजदूत नियुक्त किया? डायमेकस। तो आपको ध्यान रखना होगा बिंदुसार के राजदूत यानी बिंदुसार के दरबार में कौन सा एक राजदूत आया? डायमेकस की नियुक्ति की गई। इस पत्र व्यवहार का वर्णन एथेनियस के द्वारा भी किया जाता है। यानी जो बिंदुसार के द्वारा पत्र लिखकर यूनान के राजा एंटियोकस प्रथम से जो मांग की गई थी, इस पत्र व्यवहार का वर्णन क्या है? एथेनियस के द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि मिस्र के शासक टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा। यानी मिस्र के शासक हुए थे कौन? टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इस टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा क्या है बिंदुसार के एक दरबार में एक राजदूत को भेजा गया। आपको नाम ध्यान रखना होगा डायनोसियस। तो डायनोसियस नामक राजदूत किसके दरबार में आया? आपको आंसर देना है बिंदुसार के दरबार में। किसने भेजा? मिस्र के शासक थे टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा। आपको ध्यान रखना होगा बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत की नियुक्ति हुई। कौन सी? डायमेकस। किसके स्थान पर हुई? मेगास्थनीज के स्थान पर। किसने भेजा? यूनान के राजा एंटियोकस प्रथम ने कौन सा राजदूत भेजा? डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो इन राजदूतों को लेकर भी आपसे कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अब बात करते हैं बिंदुसार का प्रशासन के बारे में। यानी किसके बारे में? बिंदुसार के प्रशासन को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बिंदुसार ने अपने साम्राज्य में पहली बार उपराजा यानी प्रांतपाल की नियुक्ति की तथा साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित करने का काम किया। बिंदुसार के दरबार में 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जिसका प्रधान क्या कहलाता था? खल्लाहक था। यानी बिंदुसार के दरबार में क्या है 500 सदस्यों की एक मंत्रिपरिषद हुआ करती थी, जिसका प्रधान कौन था? खल्लाहक था। उसकी मंत्रिपरिषद में यानी बिंदुसार की मंत्रिपरिषद में सुबंधु नामक अधिकारी रहता था, जिसने चाणक्य के खिलाफ षड्यंत्र कर उसे प्रधानमंत्री के पद से हटाने का प्रयास किया। यानी बिंदुसार के दरबार में यानी मंत्रिपरिषद में एक अधिकारी रहता है कौन सा? सुबंधु। इस सुबंधु ने क्या है चाणक्य के खिलाफ क्या एक षड्यंत्र रचा था और उसे प्रधानमंत्री के पद से हटाने का प्रयास किया। तो बात करें बिंदुसार के प्रशासन को लेकर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। आपको ध्यान रखना होगा कि संभवतः अमात्य का पद भी बिंदुसार ने ही प्रारंभ किया था। अब बात करते हैं बिंदुसार के धर्म को लेकर कि बिंदुसार का धर्म। तो बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था। उसके दरबार में पिंगली वत्सजीवी नामक आजीवक परिव्राजक संत निवास करते थे, जिन्होंने क्या है अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की। यानी बिंदुसार क्या है आजीवक धर्म का अनुयायी था। और बिंदुसार के दरबार में क्या है आजीवक परिव्राजक संत कौन से निवास करते थे? पिंगली वत्सजीवी नामक आजीवक परिव्राजक संत निवास करते थे। और इसी पिंगल वत्सजीवी नामक आजीवक परिव्राजक संत के द्वारा अशोक के राजा बनने की भविष्यवाणी की गई थी। अब बात करते हैं तक्षशिला विद्रोह को लेकर। अशोक के शासनकाल में एक तक्षशिला में भारी विद्रोह हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है। तो तक्षशिला विद्रोह को लेकर बात करेंगे
कि बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए जिनका उल्लेख दिव्यावदान में मिलता है। यानी विद्रोह हुए किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल के अंतिम समय में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए? 2 विद्रोह। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? दिव्यावदान में। और इस विद्रोह को दबाने हेतु सर्वप्रथम किसको भेजा? बिंदुसार के द्वारा अशोक को भेजा। इस समय तक्षशिला का प्रांतपाल सुसीम ही था। यानी तक्षशिला का प्रांतपाल कौन था? सुसीम। इसी सुसीम के रहते हुए तक्षशिला में एक भारी विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? अशोक को। अशोक ने प्रथम दमन के दौरान ही नेपाल विजय यानी खस विजय कर ली थी। तक्षशिला के अमात्यों के अत्याचारों से परेशान होकर तक्षशिला की जनता ने विद्रोह कर दिया। तक्षशिला के राजा दरबार के मंत्रियों के द्वारा षड्यंत्र रचकर जब दूसरी बार विद्रोह किया गया तब बिंदुसार ने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा था। तो साथियों, जब पिछली बार विद्रोह हुआ था अमात्यों के अत्याचारों के कारण, जब अशोक गए थे, यानी बिंदुसार के द्वारा किसे भेजा गया था? अशोक को। तो तक्षशिला के नागरिकों ने सीधा सीधा बता दिया कि यह विद्रोह आपके खिलाफ नहीं है, यह विद्रोह तो किसके खिलाफ है? तक्षशिला में जो अमात्यों के द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ यह हम विद्रोह करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप आ गए तो हम इस विद्रोह को क्या कर देते हैं? शांत। उसके बाद दूसरा विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तक्षशिला के राज दरबार के मंत्रियों के द्वारा षड्यंत्र रचकर जब दूसरी बार विद्रोह किया तब बिंदुसार ने किसे भेजा? अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा। यानी तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? अशोक को। दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा? सुसीम को। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा कि बौद्ध ग्रंथ महावंश व पतंजलि के महावास्य के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों के प्रति उदारता दिखाई व इनको रोजाना भोजन देता था। यानी बौद्ध ग्रंथ महावंश व पतंजलि के महावास्य के अनुसार, यानी इन दोनों ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार क्या है? डेली 60,000 ब्राह्मणों को खाना खिलाते थे। यानी ब्राह्मणों के प्रति बिंदुसार के द्वारा उदारता की नीति अपनाई गई थी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हमने बात किया चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में व दूसरे महत्वपूर्ण शासक बिंदुसार को लेकर। जो भी प्रश्न इस परीक्षा में बन सकती है, आपकी स्कूल व्याख्याता या नेट जेआरएफ या किसी भी स्टेट की पीजीटी एग्जाम में या डीएसएसबी या केवीएस में, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं वह इन नोट्स से आने का काम पूरी तरह करेंगे। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इन नोट्स से आप क्लास कर लीजिए और एक पुस्तक को पढ़ दीजिए अपने साथी को। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि रिजल्ट परसेंट यानी रिजल्ट का जो डाटा रहेगा वह समान रहेगा, क्योंकि हमारे शॉर्ट नोट्स हैं और कम समय में आपको मैटर उपलब्ध करवा दिया जा रहा है। और इसी टॉपिक को, इसी मैटर को अगर चंद्रगुप्त मौर्य व बिंदुसार को आपको कोई टीचर करवाता ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो वह कम से कम 4-5 घंटे लेने का काम करता। और हमने क्या है, इस क्लास को मात्र 37-38 मिनट में कंप्लीट करने का काम किया है। तो आपको पता है कि आप इसे 37-38 मिनट की क्लास को 20-25 मिनट में रिवीजन कर सकते हो और 10-15-20 मिनट में आप इसे अपने नोट्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। और उन नोट्स को क्या है, आप बार बार रिवाइज कर सकते हो, जिससे क्या है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर देंगे। तो आज की क्लास में हमने बात की किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य व अशोक को लेकर। अगली क्लास में अगले मौर्य काल के महत्वपूर्ण शासक अशोक के बारे में बात करेंगे। इंतजार कीजिए अगली क्लास का, और अपना जो भी रिव्यू हो आप कमेंट के माध्यम से दिया करें। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर किया करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मौर्य काल के महत्वपूर्ण शासक अशोक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।